तो बिहार में बजट का सत्र का आगाज हो चुका है और मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। नीतीश सरकार बजट के जरिए लोगों के सामने अपने भविष्य का रोड मैप भी रखेगी। केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिलने के आरोपों के बीच नीतीश सरकार के सामने बेहतर बजट पेश करने की चुनौती होगी। बजट में किस पर रहेगा फोकस और कैसा होगा भविष्य का रोड मैप, टू द पॉइंट में इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। मंगलवार 3 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सदन में बजट पेश करेंगे। मोदी सरकार के बाद अब नीतीश सरकार पर बिहार के लोगों की उम्मीदें पूरी करने की जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में जिन वादों पर एनडीए को जीत मिली है उसे ही बजट के जरिए अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में प्रदेश के बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित किया और सरकार की प्राथमिकता गिनाई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नई सरकार के गठन के बाद हुए विकास कार्यों का विस्तार से जिक्र किया और आगामी बजट में बिहार सरकार का फोकस क्या होगा इसकी भी एक झलक दिखाई। नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए प्रति माह औसतन 39 मरीज ही आते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे तथा पटना में एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम अब पूरे हो चुके हैं। अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू हो रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। बिहार में बजट सत्र के पहले दिन सदन के बाहर केंद्रीय बजट का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दल के तमाम विधायकों ने केंद्र सरकार पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि डबल इंजन सरकार के बावजूद बिहार को कुछ भी नहीं मिला। अरे तो वही लॉलीपॉप झुनझुना केंद्र सरकार ने क्या किया बिहार के लिए? आप बताइए। भारत सरकार ने आज 202 माइनस से उनको प्राप्त हुआ, बिहार के लिए उन्होंने क्या दिया? वही झुनझुना। तो बिहार में भी जो सरकार है पूरी तरह से बिहार की जनता को ठगने का प्लान बना चुकी है। आप समय का इंतजार करिए।
बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है, मॉब लिंचिंग हर जगह तरफ हो रहे हैं, तो मुद्दे ही नहीं है, पूरा मुद्दे ही मुद्दा, पूरा घायल है बिहार। अरे ये बजट गरीब विरोधी है, चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं वो सस्ते हो गए, गरीबों के रोजगार और किसान विरोधी है, किसान को कुछ भी नहीं मिला। और ये खेद का विषय है कि बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट पर बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, लेकिन अब की बार के बजट की मीटिंग में बिहार सरकार ने न जाने क्यों बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से इन लोगों ने मुंह चुरा लिया है, न कोई विशेष पैकेज मांगा। बिहार का वही बुरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। पिसा पीटा वो बजट था, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है। केवल फोकस है अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए और इसके अलावा कोई उसमें नहीं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने आम बजट की तारीफ की और बताया कि बजट से बिहार को काफी फायदा पहुंचेगा। इनका मानना है कि इस बजट में ऐसे कई प्रावधान हैं जिससे बिहार में विकास को नई गति मिलेगी। भारत को बनाने का यह बजट है, बिहार के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। वाराणसी सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें बिहार को लाभ है। 2 पोत के रिपेयर सेंटर दिए हुए आधुनिकतम पूरे देश में, उसमें एक बिहार को दिया गया है। जितने भी टियर 2, 3 शहर है उसमें बिहार को ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसमें राशि दी गई है। और विकसित भारत बनेगा तो बिहार भी जरूर विकसित बनेगा। और इस बिहार में जीविका दीदियाँ हमारी है, उनके लिए भी, नौजवानों के लिए, एमएसएमई के क्षेत्र में जो छोटे सूक्ष्म मझोले उद्योग है उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो बिहार के लिए तो इस बजट में बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को और आगे तरक्की देने के लिए बिहार के लिए अभूतपूर्व बजट है। विपक्ष को बजट की समझ नहीं है, वे बजट पे सकारात्मक चर्चा करें, हम करने को तैयार हैं। मुझे लगता है इसमें वो मगजमारी न करें, ये बजट जटिल विषय है, विपक्ष की समझ के परे है, वो जाकर ओका बोका 3 तड़ोका खेले। बिहार का भी बजट तैयार है, बिहार का बजट आएगा। बिहार के बजट जब भी आया है कुछ न कुछ खास रहा है, इस बार भी बिहार के बजट में कुछ न कुछ खास रहेगा, आप सबको जानकारी मिलेगी। बहरहाल केंद्रीय बजट के बाद अब लोगों की निगाहें बिहार के बजट पर टिकी है। देखना होगा कि प्रदेश के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश सरकार की विकास की यात्रा को कितनी गति दे पाते हैं और आम लोगों के लिए क्या नई सौगात लेकर आते हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र एक तरीके से कहें तो अब आगाज हो गया है। बजट से तमाम लोगों की उम्मीदें हैं कि बिहार सरकार क्या कुछ खास लेकर आती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज मनु जी जेडीयू से हैं, इसके अलावा चंद्रभूषण राजपूत जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा 2 और पैनलिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। दोनों का स्वागत सबसे पहले। और मनोज जी, बड़ा सवाल है, बजट सत्र का आगाज हो गया लेकिन तेजस्वी यादव पहुँचते हैं, कई सवाल दाग देते हैं सरकार से। बजट से पहले ही सवालों का जो है एक लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास। नमस्कार। देखिए, विपक्ष के पास क्या है ये तो विपक्ष को खुद ही पता नहीं है। और बजट है, हर साल बजट बिहार में पेश किया जाता है, केंद्र में पेश किया जा रहा है। जब से भाजपा नीति सरकार केंद्रीय बजट पेश करती है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जनता उसके ही पक्ष में है। बिहार में भी हमने जब भी बजट पेश किया है, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, परिवहन, इन सब विषयों पर उसमें जोड़ने का काम किया है। और आज तक हमें बता दीजिए कि जब भी सरकार का कोई बजट आया है किसी साल भी, तो क्या विपक्ष ने कभी स्वागत किया है क्या? हमको काम करने से ज़रूरत है। एनडीए सरकार काम करने पर विश्वास रखती है और कौन विरोध कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय जनता का आशीर्वाद कितना मिल रहा है और उनके समस्याओं का निदान हम कैसे करें, हम उसी पर केंद्रित रहते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, सभी लोगों को जवाब बिहार की जनता देते आई है और पुनः समय आएगा तो बिहार की जनता दे देगी। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी, आप जुड़े हुए हैं
और जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं कि विपक्ष को कभी भी, चाहे कोई भी विपक्ष में हो, बीजेपी विपक्ष में हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये जेडीयू, कभी भी बजट सरकार का ठीक लगता नहीं। आप लोगों को उम्मीदें थी केंद्र सरकार के बजट से भी, हालांकि कुछ मिला नहीं जो आप लोग कहते हैं। बिहार सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? जी नमस्ते। सबसे पहले तो अपने डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, बजट जो भी होता है वो सरकार का पूरे एक साल का लेखा जोखा होता है। और आपने ये बात कहा कि केंद्रीय बजट से हमें कुछ भी जो हमको मिलना चाहिए था। सब जानते हैं कि चुनाव में 2024 में चूंकि जेडीयू ने बीजेपी को सरकार बनाने में मदद किया था केंद्र में, इसके लिए ही जो उन्होंने जो पहला बजट पेश किया था आफ्टर इलेक्शन, जिसमें उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लाया था। लेकिन इस बार हमने देखा बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात है कि बिहार का अपना जो बजट का सवाल है, देखिए बिहार का जो कुल बजट है वो 3,16,000 करोड़ का है। लेकिन बिहार पे जो कर्ज है वो 3,64,000 करोड़ का है। मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आज आप कोई भी रैंकिंग पूरे भारत में उठा लीजिए, चाहे वो शिक्षा का पैमाना हो, चाहे वो हेल्थ का पैमाना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना हो, बिहार पूरे 28 राज्यों में सबसे लोएस्ट रहता है। आप देखिए, एक दफा ये बात हुआ कि हम बिहार में बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, हम बहुत सारा नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। दिक्कत ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, अगर आपने कुछ भी खोला उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या पैसा है, वहां का प्लेसमेंट कितना हाई है, वहां के बच्चों को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल पा रहा है कि नहीं। जब पूरे हिंदुस्तान का ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा सिर्फ 0.64% है, तो बिहार का तो आप सोच लीजिए। केवल कॉलेजेस खोल देने से, केवल यूनिवर्सिटी खोल देने से काम नहीं होता है कि हम इनफ पैसा वहां पे प्रोवाइड करें ताकि बच्चे जो कि बिहार में, हम पटना में अभी बैठे हैं, आप यहां से निकल जाइए, चाहे बोरिंग रोड चले जाइए, चाहे मखनिया कुआं, ये सब इलाके में चले जाइए, लाखों लाख की संख्या में बच्चे यहाँ पे बीपीएससी तो ये तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। 300-400 पोस्ट होता है, लाखों लाख बच्चे रहते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं। चाइना इतना बड़ा कंट्री है और चाइना में आप देखेंगे कितने लोग रिसर्च में हैं। 18 लाख व्यक्ति चाइना में रिसर्च में है। बिहार में कितने, पूरे भारत में कितने बच्चे रिसर्च में हैं? 3,16,000 बच्चे रिसर्च में। कहने का ये मतलब है, आखिर बिहार का बच्चा क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाता है? और जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, जब तक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तब तक हम कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप दुनिया का कोई भी पैमाना उठा लीजिए, सब यही कर रहे हैं कि आने वाले 20-25 वर्षों में वर्ल्ड को जो मोबिलाइज करेगा यही सब डिपार्टमेंट करेगा। इसलिए मैं ये पूरा उम्मीद करता हूं कि कल जो बजट हो, केंद्र सरकार ने तो किसानों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार किसानों पे और खासकर यहाँ के मेडिकल फैसिलिटी और बच्चे, ताकि वो 8 साल 10 साल बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी में न गवा के वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नई नई चीजों को, नई नई तकनीक को डेवलप करने में ध्यान दें, ताकि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आए, बिहार में भी नए नए प्रोडक्ट बने और बच्चे साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े। चलिए मनोज जी, आप समझ रहे हैं, चंद्रभूषण जी कई सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे निवेश करना होगा, यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको खर्च करना पड़ेगा, कई ऐसे पद खाली हैं उनको भरना होगा, तब जाके चीजें व्यवस्थित होगी। और जितना आपका बजट है उससे ज्यादा का कर्ज है बिहार पे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता बोलते हैं, वह चीज़ तो बिहार की जनता के पास वो जा चुके हैं इन सब सवालों को लेकर। ठीक है कि बिहार में बेरोजगारी है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उसके बाद भी तो बिहार की जनता ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो इनके बोलने से नहीं है, हम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र है, उसमें गुणात्मक सुधार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन जो स्थिति पहले थी उससे बेहतर है और हर बार बजट में उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का जो है उसके सुधार के लिए कार्य किए और जनता के सामने रहा। सड़क परिवहन का सुविधा, मेट्रो की सुविधा, अब कई तरह से चीनी मिलों के भी शुभारंभ होने की बातचीत चल रही है। कई जगहों पर व्यवसाय का हो रहा। अब इनके कहने से थोड़े हैं, अब इन लोगों का क्या कहना था कि नहीं कहना था। पूरे प्रदेश में पूरे देश में 20-22
राज्यों में इनकी सरकार थी, आज आके सिमट गई है 2-3 जगहों पर। तो ये तो समय बताएगा, और हमें इनके बातों का थोड़ा सा भी हम लोग कोई इनके बातों का कहीं से कुछ नहीं लेते हैं। हमको जो करना है हम जनता के हित में करते हैं, और जनता हमको देती है। बाकी ये लोग बोलते रहे, बोलने के सिवा इन लोगों के पास कोई काम बचा ही नहीं रहा है। बिहार की जनता ने तो और कांग्रेस के तो स्थिति इतनी डावाडोल कर दी है कि जिसके अब वो कुछ बोल भी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमको इनके बोलने से, न बोलने से, इनके नेता राहुल गांधी के बोलने से, न बोलने से हम लोगों के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता के हित में काम करते रहेंगे। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन भाई विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। सरकार का भी वो विपक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। ये तो खुद बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो कहते हैं। अगर वो सवाल उठा रहे हैं, वाजिब सवाल, आज नीट छात्रा को लेकर सवाल उठाया गया। नहीं, कौन सवाल? नहीं, नीट छात्रा पर अब सीबीआई में जांच चली गई है। तो वही तो सवाल है ना सर, क्या बोल सकते हैं? तेजस्वी यादव यही सवाल उठा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष की, भाई अगर आपकी पुलिस सिस्टम इतनी अच्छी है, सुशासन है बिहार में, तो एक हत्या, एक बलात्कार जैसे मामले को सुलझा नहीं सकी और आपको आखिरकार सीबीआई को सौंपना पड़ गया। तो ये तो गूंजेगा ना, बजट सत्र के दौरान भी गूंजेगा, पूरे सत्र में। नहीं, हम ये नहीं कह रहा। इससे पहले कोई घटना इनके शासनकाल में हुई थी तो उसको सीबीआई के जांच में नहीं गया था क्या? तेजस्वी यादव तो लिखे हैं कि सीबीआई क्या करती है हम जानते हैं। कम से कम तेजस्वी यादव को तो पता होना चाहिए कि उनके ही शासनकाल में केंद्र में और राज्य में उनकी शासन थी, और उनके पिता को इसी सीबीआई ने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए चलिए, ये मामला है, सीबीआई जांच करेगी, जो कुछ सामने आएगा उसको देखा जाएगा। अभी हम लोग बजट पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो बिहार के विकास के लिए बजट में समावेशी योजना को चालू करने जा रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं ना बिहार के बजट में बहुत कुछ होगा, केंद्र से तो बिहार को कुछ मिला नहीं। मनु जी, केंद्र से भी कुछ नहीं मिला आप लोगों को इस बार? मिला जहाँ, अच्छा नहीं, कैसे बहुत कुछ मिला। जो भी वहाँ चीज सामने आ रहा है उससे क्या बिहार को फायदा नहीं होगा क्या? अच्छा, कई तरह के योजनाएं हैं, उससे बिहार को शिक्षा का अगर स्तर वहाँ बढ़ा दिया गया, उसकी राशि बढ़ा दी गई, तो बिहार को उसका हक नहीं मिलेगा क्या? बिहार को तो मिलेगा ही। चलिए, चंद्रभूषण जी सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में है, सब जगह बड़ा है। ठीक है, चंद्रभूषण जी सुन रहे हैं, चाहे कुछ हो ना हो, सब कुछ बिहार को मिला है। जी, देखिए मनोज जी जदयू के प्रवक्ता हैं, अगर इतना ही सब कुछ किया होता, अगर बिहार में इन लोगों ने इतना ही मीन्स अगर बहुत बेहतरीन काम किया होता, तो और महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से एन वक्त पहले 10,000 रुपया देकर इनको चुनाव जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा लोग जानता है, जो भी लोग बिहार में राजनीति करते हैं सबको पता है कि इस बार जो बिहार का चुनाव है, इन लोगों ने दो चीजों के दम पे जीता है। एक तो इलेक्शन कमीशन के फर्जरी, चाहे वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला हो, चाहे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा हो। हमारे कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन पवन खेरा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आखिर चुनाव से 20 दिन पहले अमित शाह बिहार की धरती पे आते हैं, होटल मौर्या में रुकते हैं। किन अफसरों से वो मिल रहे थे ताकि किसी का नाम उजागर नहीं हो? होटल मौर्या के लिफ्ट में यहां तक कि जो है ये पूरा ये कर दिया गया ताकि उसकी जान पहचान भी नहीं हो। सब जानते हैं ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करके, और लोन का पैसा जो कि बिहार सरकार ने कोसी बेसिन को डेवलप करने के लिए जो लिया था, इसलिए चुनाव के बाद वर्ल्ड बैंक ने बिहार गवर्नमेंट से पूछा भी कि आपने जो 30,000 करोड़ पैसा लिया, आपने तो ये कह के लिया कि हम कोसी का बेसिन डेवलप करना चाह रहे हैं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे महिला को अकाउंट में 10,000 रुपया खाता में डाल के आप चुनाव जीत लिए। कोई अगर कहता है कि 10,000 का इंपैक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं वहां का पर कैपिटा इनकम मात्र 72,000 रुपया सालाना है, 6,000 रुपया महीना। और बिहार के तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम 2,000 रुपया महीना है, जैसे कि शिवहर, जैसे कि सीतामढ़ी 2,100 रुपया महीना, 2,300 रुपया महीना ये है। जिस राज्य में कुछ जिलों पे पर कैपिटा इनकम 2,000 रुपया हो, वहां पे एक बार में आप 5 गुना आमदनी दे दीजिएगा, उसका असर होना ही था। तो इस तरीके से 10,000 रुपया घूस के रूप में देके, और जो इलेक्शन कमीशन जो इनका मैनेजमेंट कर रहा है, वो तो सब पूरा दुनिया जानता है। जब हमारी सरकार आएगी हम सारा चीज का जांच कराएंगे
और इलेक्शन कमीशन को मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसको बनाया गया था फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन का हाल हो गया है कि खुद भी अपनी गद्दी बचाए, बेटी मेधा रूपम को डीएम बना के रखे, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, भारत की जनता जानती है। मैं एक बात कह के अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। कल बिहार का बजट आने वाला है। मैं एक चीज चाहता हूं कि अगर हम बिहार को डेवलप करना चाहते हैं तो बिहार में ना सिर्फ कल्चरल एंटिटी डेवलप करने पड़ेंगे, फिर भी हमको स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप कोई भी नेशनल गेम्स उठा के देख लीजिए, वहां एक तरफ हरियाणा उसमें अव्वल रहता है, बिहार में देखिएगा आप 1 गोल्ड 2 गोल्ड से आखिर क्या बात है कि हम इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है। 2024-25 के साइकिल में पटना यूनिवर्सिटी में 1114 सीट खाली था, पटना साइंस कॉलेज में 142 सीट खाली था। अरे ये क्या कहेंगे? ना यहाँ का एजुकेशन ठीक है, ना यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, खेल कूद में हम फिसड्डी हैं। मैं मनोज जी से एक ही चीज, आखिर क्या बात है कि भारत का कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, कोई भी पैरामीटर उठा लीजिए, बिहार 28 राज्यों में सबसे लास्ट आता है। चलिए ठीक है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना का, क्या बात है? चलिए ठीक है, तो डेवलप कीजिए भाई, 28 से 26वां तो लाइए। ठीक है। डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ गए हैं आरजेडी से। सबसे पहले स्वागत दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है? बजट से कितनी उम्मीदें हैं बिहार सरकार वाली बजट से? सुन नहीं पाया, लेकिन बजट तो कल जारी होगा। उसका जो अभिभाषण हुआ है महामहिम का, उस अभिभाषण को सुनते हुए ऐसे लग रहा था जिस तरह से कि नीतीश कुमार जी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे थे समृद्धि यात्रा के नाम से जी। तो हर जिला में वो एक ही टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे थे, जैसे लगा कोई लिख के दे दिया है स्क्रिप्ट, वही पढ़े जा रहे थे। और आज राज्यपाल महामहिम जब पढ़ रहे थे तो भी सेम लग रहा था कि वही वाक्य है, हो सकता है कि एक आध शब्द इधर उधर हुए हो। तो ये स्थिति है, जिससे लगा कि नाम स्क्रिप्ट हुई है, तो उसमें कुछ खास नया नहीं दिखा। कई वर्षों से वही एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन आप जब गौर करने वाली बात देखिए कि महामहिम एक जगह जब लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात बोल रहे थे तो वे खुद हंस रहे थे। यानी एक ऐसी परंपरा बनाई गई है या जो भी नियम कानून बनाए गए हैं कि राज्यपाल को न पसंद हो या न पसंद हो, सरकार का जो लिखा गया होता है वो पढ़ाना पड़ता है। वो जो पढ़ते समय वो जब हंसे मुस्कुराए वो बिहार के कानून व्यवस्था पे, तो उसके बाद लोगों हंसे, यानी कि लगा कि वे खुद उस बिहार की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उस पर हंस रहे हैं। जो कह रहे थे 24 नवंबर 2005 के बाद से बहुत बदला है। अब आते हैं हम जो गिना रहे थे, अब देख कल बजट आएगा उसमें क्या प्रावधान होंगे, या तो बिहार के स्थिति जो खजाना है जो बदहाली है उससे अनुमान लगा सकते हैं। बिहार सरकार को बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना, बिहार के खजाने की स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले घूस बांटे गए कर्ज लेके, और जिस तरह से सरकारी तंत्रों का उपयोग करके सत्ता में इनके पकाना है, उसके बाद जिस तरह से बिहार की में हाहाकार मचा है, अपराध बेकाबू अपराध हो रहा है, कानून इनसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और राज्यपाल महोदय बार बार कहे कि महिला सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं के बारे में। आपको पता होगा कि सामूहिक रूप से 5 लड़कियां जहर खाई जिससे 4 मरी। आप नीट की छात्रा का देख रहे हैं क्या हो रहा है। और नीतीश कुमार जी जब आए थे छपरा में तो वे बोले कि जो 6000 से कम आय वाले 94 लाख परिवार है उसको भी 2 लाख देंगे, और जो 10,000 घूस दिए थे उन 1,56,00,000 जो परिवार है उनको भी 2 करोड़ देंगे। यानी दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो 5 लाख करोड़ होगा, जो कि बिहार के नहीं जा पाएगा। 5 लाख करोड़ बचेगा। तो क्या केवल 2 योजना के लिए भी बजट आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी की बात आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या आप केंद्र सरकार की तरह बिहार सरकार भी हवा हवाई बात करने लगी है? क्या ये एनडीए का एक लक्षण बन गया हवा हवाई? दूसरी बात, ये पिछले बजट में बोले थे कि हम बिहार के हर पंचायत में एक विवाह मंडप, सरकारी विवाह मंडप बनाया जाएगा। आज के अभिभाषण में उसकी चर्चा तक नहीं मिली। 8,000 पंचायत हैं और 800 भी विवाह मंडप नहीं बन पाए, तो क्या बजट में केवल कहने के मात्र के थे? क्या आप बना पाएंगे?
ये जो हर प्रखंड में महाविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ बजट तो आपको चाहिए सिर्फ 2 योजना के लिए। ठीक है जो महाविद्यालय बनाएंगे हर प्रखंड में, और आप हर जिला में जो विश्वविद्यालय बनाने की बात जो क्या बोलते हैं कारखाना खोलने की बात कहें आप हर जिला में, क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरी तरह सरकार का सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, झोल छाल चल रहा है, और ये जान गए हैं कि बस कुछ पैसा घूस की तरह बांटिए, मशीनरी को मैनेज कीजिए और सत्ता में बने रहिए। ठीक है, इनकी स्थिति बन गई है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम मनोज जी से समझ लेते हैं। मनोज जी देखिए, दिनेश जी कह रहे हैं, तमाम सवाल उठा दिए आपकी सरकार के ऊपर कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा, खस्ता हालत है बिहार में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्यपाल महोदय जब भाषण दे रहे थे तो कानून व्यवस्था को लेकर हंस रहे थे, ये आरोप लगाए उन्होंने। हंस तो वही लोग रहे थे ना कि जिनको बिहार की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पिछले ही सदन में देखा नहीं आपने कि 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री का ओथ लेकर कहने वाले विधानसभा को छोड़ के भाग गए, तो वो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे इन लोगों के ऊपर तो जनता ही हंस रही है ना, हम लोगों को हंसने की कोई जरूरत नहीं है। जो हंसते हैं वही जनता इसमें फंसते हैं। तो हंसने दीजिए, हमको तो काम करना है, काम कर रहे हैं तो हम ये लेके जा रहे हैं। दूसरी बात कि हमारी सरकार चुनाव आयोग के कारण हुई, ये पता नहीं कांग्रेस के नेता किस मुंह से बोलते हैं। जब चुनाव आयोग ने कहा कि ये एफिडेविट देकर दो, तो राहुल गांधी भाग गए इटली। चलिए ठीक है सर। जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रहा था तो एक बार भी कोई मरा हुआ जिंदा हुआ कोई गलत नहीं दे पाए। आप बाहर में बोलते हैं तो बोलने दीजिए, उनके बोलते बोलते 2700 कितना 30 मीटिंग किए, कांग्रेस 17 से 6 पर आ गई। अगला बार होगा, बिहार की जनता देख लेगी। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो दिनेश पाल जी भी सुन रहे हैं और चंद्रभूषण जी भी सुन रहे हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आगाज हो गया है। मंगलवार को नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन में बजट पेश करेंगे। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में विकसित बिहार बनाना है और इसी लक्ष्य पर बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बनेगा। मतलब पिछले बार से बजट ज़्यादा होना है, बहुत सारी चीज़ें सर पिछले बार से बजट जो ज़्यादा हो गया, कम हो, जब कल प्रेजेंट होगा तब आप पूछिए। आपने देखा तो ऑल इंडिया बेसिस के आधार पर हम लोग का भी ग्रोथ रेट है। ठीक है, धन्यवाद। पूरे आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि सरकार ने जो काम किया है उसके क्या परिणाम। आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया है और आज वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है और इसीलिए इस दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है। हमारे साथ सोनाली आनंद जी भी जुड़ गई हैं, जनसुराज पार्टी से हैं, और इसके अलावा मनोज जी जुड़े हुए हैं, चंद्रभूषण राजपूत जी जुड़े हुए हैं, दिनेश पाल जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ उस आर्थिक सर्वेक्षण में जो ज़िलों की स्थिति देखने को मिली, शिवहर बहुत नीचे, पटना 7 गुना ऊपर, बेगूसराय उस स्थिति से लखीसराय अलग, रोहतास अलग, ये तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फिर बिहार को कैसे वो विकसित राज्य बनाएंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम जनता के लिए विकसित भारत का एक डिफिनीशन बता दूं। मैं इकोनॉमिस्ट हूं और लोग बहुत इतना डिटेल ये सब चीज समझते नहीं है। वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि जिस भी राज्य का या जिस भी देश का पर कैपिटा इनकम $12,000 से ऊपर हो, $12,000, वो विकसित मैंने डेवलप्ड कंट्री का उसको क्राइटेरिया किया जाता है। ठीक है। $1 आप जानते हैं अभी के टाइम 92 रुपया है। अब आप देख लीजिए, अगर आप टोटल हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम देखें तो वो $2,800 है। 2,800 कहां तो $12,000 का ट्रेडमार्क है, जब पूरे हिंदुस्तान का ही पर कैपिटा इनकम $2,800 है। अब बिहार का तो पर कैपिटा इनकम वो $900 है, $900। तो $900 को अगर आप कंपेरिजन करेंगे $12,000 में, 100 साल लगेगा, जो अभी स्थिति है। आपको पता है, मैं भारत की बात बता रहा हूं, अगर भारत 8.5
8.5% से अगर ग्रोथ करता अगले 21 साल में, तब जाके भारत बनेगा जीडीपी ये विकसित। बिहार का तो हटा दीजिए, बिहार का तो जब भारत का पर कैपिटा इनकम $2800, बिहार का तो केवल $800 है। तो ये कहना ना विजेंद्र यादव जी का, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कि हम बिहार को विकसित, ये टोटल जुमला है। ये उन जनता को बेवकूफ बनाना जिनको इसका एक्चुअल डिफिनीशन नहीं पता। बार बार विकसित नहीं कर रहा है। ये भले कहें कि हमको लोग की आमदनी बढ़ानी है, लेकिन विकसित का एक अपना डेफिनेशन होता है, हर चीज का एक डेफिनेशन है। अगर वो कह रहे कि हम बिहार को विकसित बनाना, वो टोटल जुमला कर रहे हैं। क्योंकि जो विकसित का जो डिफिनीशन है जो है, इन दोनों का गैप बहुत आता है। 50 साल लगेगा बिहार को, तब भी जाके हम वहां का स्थिति में हम नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, आपने एक चीज अभी बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप पटना का पर कैपिटा इनकम देखें, वो तो 1,12,000 रुपया सालाना है, मतलब कि 12,000 रुपया महीना। लेकिन वही आपने अभी नाम लिया शिवहर का, 2,000 रुपया महीना है शिवहर का, 2,000। समस्तीपुर 2,300 रुपया। कहने का ये मतलब है कि आप वैसे राज्य में क्या ही डेवलप करेंगे। अच्छा, वहां का आदमी क्या पूरे हिंदुस्तान का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2016-17 में कहा था, जिसको मोदी सरकार ने पब्लिश नहीं होने दिया, कि लोगों ने गांव में खरीदना बंद कर दिया है। मैं द हिंदू का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने लिखा है कि अगर आप महंगाई को हटा दें, तो पिछले 7 साल में लोग का नेट इनकम बढ़ा ही नहीं है। क्योंकि 2016 में आप 1,60,000 में जो सामान खरीदते थे, 2024 में आपको वही सामान खरीदने के लिए 3 लाख रुपया लगेगा, जिसमें गोल्ड और सिल्वर इंक्लूडेड नहीं है। कहने का यह मतलब है कि इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी और लोग का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, तो लोग जो है, जो बिहार में हो रहा है, जैसे मुजफ्फरपुर के सकड़ा में हुआ, कि पूरा का पूरा परिवार कर्ज के आवेश में आके जो है आत्महत्या कर लिया। अभी मैं आपके न्यूज चैनल पे भी देख रहा था, एक और परिवार में इस तरह की आत्महत्या की घटना बढ़ी है। खुद वित्त सम्राट चौधरी ने यह चीज क्या कहा कि बिहार में जो है बैंक माफिया है, जो कि सबको बैंक देते हैं, बैंक से पैसा देते हैं, हमको उन पे लगाम बनाना होगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। और दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छापा था कि खुद कुछ लोग ने जो इस तरह का पैसा देते, उन्होंने कहा कि हम तो भाई सुंदर औरत देख के पैसा देते हैं, कि अगर ये नहीं पैसा चुका तो हम इसकी बीवी को उठा लेंगे, इसको जो मन करेगा करेंगे। कहने का मतलब मेरा यही कहना है बिहार के वित्त मंत्री से कि आप ऐसा कुछ लाइए कि सबसे पहले तो बिहार का, अगर आपने इतना ही माहौल अनुकूल कर दिया, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आपको पता है, पिछले साल अगर आप उठा के देखें, पिछले साल का 17वां रैंक था बिहार इन्वेस्टमेंट आने में। जब पिछले 10 साल में गुजरात में 42,000 करोड़ आ सकता है पिछले 10 साल में, तो फिर पूरे बिहार में 1600 करोड़ क्यों आया पिछले 10 साल में? चलिए ठीक मतलब है कि बिहार में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। दिनेश जी जुड़े हैं। मुझे बात अपना कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मिनट अपना बात कंप्लीट कर दे। जब तक हम बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, जॉब जनरेट नहीं होगा। जब तक यहाँ पे फैक्ट, और अभी मनोज जी कह रहे थे कि हमने चीनी मिल, अरे इस तरह का सपना मत दिखाइए, जो काम करना एग्रेसिवली करके दिखाइए। सम्राट चौधरी ने तो खुलेआम झूठ बोल दिया कि हम बिहार में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जब पूरे देश में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। चलो ठीक है सर, सोनाली ठीक है दिनेश जी के पास भी जाएंगे इन तमाम सवालों को लेकर। सोनाली आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जनसुराज से। सोनाली जी, बजट केंद्र का भी आया, बिहार को कुछ मिला नहीं, जो विपक्ष का आरोप है। बिहार सरकार का बजट आने वाला है कल, उस बजट से कितना उम्मीद जनसुराज पार्टी करती है? और जिस इलेक्शन से पहले जिस ढंग से दावे ठोके गए थे कि बिहार में विकास होगा, बिहार के लिए बहुत सारी चीजें की जाएंगी, यहाँ से रोजगार का पलायन नहीं होगा, रोजगार मिलेगा, तो आप इस बजट में देखिए कुछ भी नहीं आया गया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो, एजुकेशन सुधारने की बात, स्कूल की जो अब हालात है वो बहुत खराब है, उसके साथ फंड आए। तो ये सारी अपेक्षाएं हम रखते हैं, और हम तो बहुत नहीं रखते। जो बुनियादी चीजें हैं उस पर जो काम होता, गैप यहाँ बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। गैप को, और अगर हमारा बजट उस गैप को एड्रेस कर सके, क्योंकि मुझे अब लगता है अब ये कम्युनिकेशन गैप तो है ही नहीं, आपके पास जानकारी का अभाव है नहीं। बिहार में हर स्कूल, हर क्षेत्र, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य, उसकी वास्तविकता क्या है ये हम सब जानते हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आप अगर उसे एक एप्रोप्रिएट फंड अगर एलोकेट करते हैं, तो बिहार की जनता के साथ कुछ हद तक आप ईमानदारी करेंगे। और ये अपेक्षा आपसे रखी जाती है कि आप जब वो फंड एलोकेट हो, उसका आप पूरा डिस्बर्समेंट करेंगे। डिस्बर्समेंट तो होगा ही, खैर उसको फुल्ली यूज करेंगे।
तो ये बस देखने की चीज है, क्योंकि जिस ढंग से बजट आया है सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, जिस सेक्टर को उन्होंने केटर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत की इकोनॉमी पे भी कुछ खास फर्क पड़ने जा रहा है इस चीजों से। तो बहरहाल बिहार का भी बजट आएगा, लेकिन क्या उसमें कंपोनेंट्स रखे जाते ये देखने की बात है। और अगर फिर भी कुछ कमी रहेगी तो हम इस पे फिर आवाज उठाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दिनेश जी, आप सहमत हैं? और आप लोग इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर रहे हैं बिहार सरकार से कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए, नौकरियों को लेकर काम होना चाहिए? क्योंकि आज रूपरेखा तो जो है वो लकीर तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिखी गया। का है किस तरह शेयर मार्केट गिरा, और बिहार के लिए तो मतलब समझिए कुछ था ही नहीं। पिछले बार चुनाव था तो मधुबनी साड़ी से लेकर मखाना तक चर्चा हुई, इस बार तो बिहार ही गायब रहा। अब रही बात बिहार के बजट की बात, जो कल की बात होगी, तो आज हम पूरा संध्या बातचीत कर रहे हैं। और जब जदयू के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो राज्यपाल जी का भाषण भी नहीं सुने होंगे। मतलब जिस तरह से वो कह रहे थे, उनको लग रहा था कि हम हंस रहे हैं, भाई महामहिम आपके कानून व्यवस्था पे हंस रहे थे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बिहार सरकार अब हमारे राज्यपाल से कितना झूठ बोलवा रही थी। महामहिम ने कहा कि बिहार के हर घर की महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, जबकि मात्र 1.5 करोड़ लोग को महिला को पैसा दिया गया है वोट घूस के रूप में 10,000, जिसे वो कुछ भी नाम दे, जबकि परिवार 3.25 करोड़ के आसपास है। तो आप कैसे कहते हैं झूठ? दूसरी बात उन्होंने कहा एक झूठ की बिहार में मंदिर और कब्रिस्तान का घेराबंदी होने से मंदिर की चोरी अब नहीं होती है। आपको बता दें कि 2-3 चुनाव के सरकार बनने के तुरंत बाद आप गोपालगंज के थावे मंदिर का देखिए, छपरा के मंदिर का देखिए, कई जगह मंदिरों की चोरी हुई। तो यह आपकी झूठी दावे। उसके बाद इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात की। इनके जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं, वो बार दिन बयान देते रहते हैं, झाड़ू उगलते रहते हैं, और सरकार बनने के तुरंत बाद एक मॉब लिंचिंग हुई थी नवादा में। तो ये स्थिति। दूसरी तरफ जो वित्त मंत्री है, बहुत ही सीनियर नेता है, विजेंद्र जी है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और उनके मुंह से यह बात जो आपने जो बयान दिखाया कि 5 साल में विकसित बिहार बना देंगे, भाई आप इतना बदहाल बिहार बनाए हैं, उस बदहाली से तो बाहर निकलिए। आपका जो परिचय है, जो बिहार का जो जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है 2023 की, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 2/3 आबादी की आय जो मासिक है 10,000 रुपए से कम है, और अब बिहार विकसित बिहार की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों की आप पता करेंगे तो 25 जो जितनी सीटें सैंक्शन है, उनकी 25% बच्चे भी आ जाए सब महाविद्यालय कॉलेजों में, तो शायद बैठने का जगह नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरा हाल है। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की सीटें नहीं भर पाती हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे। उसमें भी साइंस के लगभग 50 से 60% सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप शिक्षा में एकदम बदहाल है। आपका पूरे देश में सबसे आखिरी पैदान पे है, आपका ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है बिहार में। उसके बाद आपके जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज जो खोलने के आप प्रखंड में बात कर रहे हैं, वो कहीं भी कह रहा है, खुलता दिख नहीं रहा। जिस तरह के विवाह मंडप की बात की आपने कहा, तो लेकिन पूरे साल का दिखा नहीं जमीन पर उतरते। तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही कर कहें, बड़ी बड़ी बातें न करें, क्योंकि आपकी स्थिति दिख रही है। आप घोषणा चुनाव के लिए भले कर देंगे 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख दे देंगे, 150 जीविका को 2-2 लाख देंगे, आपकी पैसा आपके पास बिल्कुल है ही नहीं। आज बच्चा पैदा हो रहा है बिहार में, 30,000 रुपया कर्ज में पैदा हो रहा है। मनोज जी ठीक है, दिनेश जी, मनोज जी सुन रहे हैं। मनोज जी जवाब दे दीजिए। बिहार सरकार के पास पैसा है नहीं, घोषणाएं आप तमाम कर देते हैं। नीतीश कुमार ने तो अभी हाल ही में कहा कि अब 2-2 लाख रुपए भी महिलाओं को दिए जाएंगे, उसको लेकर अब काम प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या इसकी भी घोषणा कल बजट में की जाएगी? अब देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो जरूर उसको बजट में लाया जाएगा। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, ठीक है, और जो रोजगार कर रही हैं उनको अगर रोजगार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया तक की मदद, किन्हीं को 50,000 हो, किन्हीं को 1 लाख हो, किन्हीं को 70,000 हो, जिनकी ज्यादा जरूरत होगी वो कमेटी उनको देख रही है, तो वो तो दिया ही जाएगा ना। देखिए, हम सबसे बड़ी बात कहते हैं दीपक जी ना कि
ये चीज तो ये लोग पिछले कई साल से रट रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि कोई आज नया बात बोल रहे हैं। ये सब बात बोल रहे हैं, जनता किन पर विश्वास करती है ये चीज जा रही है। अगर हमने पिछले साल के बजट में जनता के साथ कोई धोखा किया होता तो जनता हमको नहीं न चुनती भाई, जनता कभी नहीं चुनती। देखिए विश्वास होता है। आपने घोषणा किया कि हम 30,000 रुपया महिलाओं को देंगे। ठीक है मनोज जी जनता को जब इतना विश्वास होता तो आपको चुनाव के इन वक्त पे आपको बिजली फ्री नहीं करना पड़ता है। ठीक है। मंत्री जी बार बार कहते थे कि हम 1 यूनिट फ्री नहीं देंगे, लेकिन देना पड़ा। आपको वृद्धा पेंशन जो हम 1500 बढ़ाने की बात कर रहे थे उसे आपको बढ़ाने की नौबत नहीं थे, बढ़ाना तो पहले बात है। आपको 10,000 घूस नहीं देना पड़ता। चलिए ठीक है सर, नहीं करते आपको FIR के आरोप में जो चुनाव आयुक्त ने खेल खेला तो यह सब आपको नहीं करना पड़ता। आराम से ठीक है सोनाली जी, समझ में आ जाता है कितना जन समर्थन मिल रहा है। आप जिस तरह बेईमानी से मशीनरी मैनेजमेंट करके आप सत्ता में आए हैं वो सब जान रहा है। इसलिए आप उस पर जनता का विश्वास तब नहीं आया, जन समर्थन नहीं मिला। इसीलिए शपथ लेते समय भी नीतीश जी बहुत निराश दिख रहे थे और जनता में भी उत्साह नहीं दिख रहा था। चलिए ठीक है सोनाली जी, महिलाओं के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्योंकि एक बड़ा तबका तो महिला है जिससे बहुत उम्मीदें होती है, जिन्हें बहुत उम्मीदें होती है कि सरकार के बजट में उन्हें भी कुछ अलग विशेष दिया जाए। सोनाली जी आवाज पहुंच रही है? महिलाओं के लिए आप लोग क्या उम्मीद करते हैं बिहार सरकार के इस बजट से? सबसे पहली चीज जो हमने अभी कहा कि एक तो सबसे पहली बात हमें ये कहना है कि किसी एक वर्ग को लेके आगे करना या फिर ये समाज का आप पूरा विकास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि महिला एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का और बहुत बड़ा योगदान है उनका, तो सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की उनकी सुरक्षा पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ एक बजट का हिस्सा उनकी सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए, उनके लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए और जो भी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं महिलाओं के लिए उस पर जो खर्च होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए। साथ में आपको उस फैसिलिटीज को भी एजुकेशन सिस्टम में बढ़ावा देना चाहिए जिसकी वजह से महिलाएं पीछे हटती हैं। यानी सिक्योरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आनी चाहिए, आप उस पर खर्च करिए, उसका एक नया हेड निकालिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है जैसे हमने कहा आम जीवन में भी आपको थोड़ा सा जिसकी सुविधाएं महिलाएं ले सकें उस पर भी सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। और मुझे लगता है एक सिस्टम भी अलग से बनना चाहिए जहाँ पे इनके कंप्लेंट्स या फिर ग्रीवांस को तुरंत एड्रेस किया जा सके। और रही बात जो हम कह रहे हैं कि साथ में कहीं ना कहीं क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हर वर्ग के बच्चे के लिए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, मुझे लगता है कि आर्थिक सपोर्ट के तौर पे सरकार को कुछ एक बजट रखना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें जिनके माँ बाप असक्षम है पढ़ाने में, उन्हें आर्थिक असुविधाओं की वजह से। तो कम से कम वहाँ पे सरकार अपनी भूमिका निभाए और वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करे। और मुझे लगता है इसके लिए अलग से कोष बनाना चाहिए, अलग से एक बजट में प्रोविजन निकाल के आप स्कॉलरशिप स्कीम्स को बहुत जोर शोर से बढ़ावा देके आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि बिहार जैसे राज्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए मनोज जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं वही कहा कि कल बजट आ जाता है जो आज राज्यपाल के उद्घाटन के समय जो बिहार के विकास की बात की गई है जिन जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को समायोजन होगा। हम कोई हवा वाली बात नहीं कर रहे हैं कि हम कोई 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को एक मुश्त 30,000 रुपया दे देंगे। जनता के सामने उतने ही बोलना चाहिए जितना जनता को लगे कि ये संभव है। ठीक है। तो हमारा बजट लगातार आ रहा है, हर क्षेत्र में दीपक जी है सरकार काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में हमारी सफलता कायम है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो क्षेत्र नीचे गिरा हुआ था उसको बहुत ऊपर तक हम लोग ले जाने का काम किया है। और कल हमें विश्वास है कि बिहार के विकास के लिए जो कल बजट पेश होगा वह विकास में 4 चांद लगाएगी।
चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी, 4 चांद लगाएगा, आपको उम्मीद है कंक्लूजन? 4 चांद लगाएगा ये तो पता नहीं, पहले तो कल का बजट आने दीजिए। बट एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, मैंने बिहार के एक नागरिक होने के नाते लिटरली मैं ये चाहता हूं कि कुछ इस तरह का बजट आए जो कि कुछ इम्पैक्टफुल हो, और जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने स्टार्ट में ही कहा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 4-5 जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, और चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर हो। क्योंकि हम हेल्थ के भी माने स्पोर्ट्स के मामले में बहुत फिसड्डी है। हेल्थ का तो ये आलम है कि पूरी की पूरी ठंडी देखिए आप, चाहे दिल्ली का एम्स हो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ हो, सारे बिहारी लोग ही वहां पे रात को जो है बाहर में बेचारे लोग वेट कर रहे हैं कि 1 महीना बाद वो आएगा तो 1.5 महीना बाद जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलेगा। बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। और बिहार में तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी राज्य, किसी भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य अगर हर मामले में, चाहे वो प्रति व्यक्ति मामला हो, चाहे वो महिलाओं के क्राइम का मामला हो, देखिए अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला कितना उसने सरेआम खोल दिया कि किस तरीके से जो है, कल ही लड़की के माँ बाप ने कहा ना कि पुलिस ही ठीक से काम नहीं कर रही है, पुलिस ही आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लेबर जनरेट करने वाला राज्य नहीं बने। ठीक है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि बिहार में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको हम 18 से 60 के बीच मानते हैं, आधी आबादी वर्किंग एज पॉपुलेशन का दूसरे राज्यों में पलायन करके जो है नौकरी कर रही है। कम से कम हमको इस ये जो हम पे दाग लगा है, इसको हमको बैक करना है, बदलना। लोगों का हमको वापस से रिवर्स माइग्रेशन चाहिए, ताकि लोग आए, काम करें, बच्चे पढ़े, बच्चे एआई में नाम करें, बच्चे रोबोटिक्स में काम करें, बच्चे फेसबुक बनाए, बच्चे इंस्टाग्राम बनाए, ये सारी चीजें करें ना। आखिरी बात, ना कि 5 साल 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें। हमें इस बिहार को बचाना है। चलिए ठीक है, जैसे आप उम्मीद कर रहे हो मनोज जी और दिनेश जी और सोनाली जी की बिहार के बजट में बहुत कुछ होने वाला है, सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। देखना होगा कल जब बजट पेश किया जाएगा, जब वित्त मंत्री विजेंद्र यादव खड़े होंगे और तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, उस समय क्या कुछ रूपरेखाएं सरकार की सामने आती है। आप चारों जुड़े और अपना पक्ष रखा, शुक्रिया आप चारों का। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ रूपरेखाएं हैं, उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा।